हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस चैनल में मैं आपको एनसीईआरटी फिजिक्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन देखा था। एक एप्लीकेशन हमने देखा था जिसमें हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, चार्ज वायर में की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी एक पॉइंट पे। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, अब प्लेन शीट आ जाएगी तो इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक पॉइंट पे। ठीक है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लेन शीट है यहाँ पर। ठीक है, प्लेन शीट है और जिसकी क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी? चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, कहने का मतलब एक यूनिट एरिया में इसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। सपोज मैं बोलता हूँ यूनिट एरिया में 1 सेंटीमीटर में कितना है, सपोज 2 कूलम, तो 2 कूलम पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है, इनफाइनाइट है ये। ठीक है, इनफाइनाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इनफाइनाइट का सिग्निफिकेंस क्या है, वैसे इसमें भी इनफाइनाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ वी टेक द एक्स एक्सिस नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। ठीक है, तो जो हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस इस प्लेन के नॉर्मल, जो हमारी शीट कहाँ पर है, हमने देखा शीट हमारी जेड एक्सिस में हमने शीट को प्लेस किया है। ओके, और हमारी एक्स एक्सिस के नॉर्मल हो जाएगी ऑब्वियसली। ओके, नाउ बाय सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड ऑन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स एंड इट्स डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट मस्ट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो, जो हमारी शीट रखी है, शीट किस में, जेड वाई प्लेन में। जेड वाई प्लेन में हमारी शीट है, तो उस पर तो और इनफाइनाइट है वो, तो जेड वाई एक्सिस पे तो कोऑर्डिनेट पे तो डिपेंड करेगी नहीं, है ना, क्योंकि इनफाइनाइट है और जेड वाई प्लेन पे। ठीक है, कहाँ डिपेंड करेगी उसकी फील्ड, लेकिन एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के लॉन्ग वेरी करेगी वो। ठीक है, और जो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पैरेलल होगी इससे, है ना, एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल होगी। ओके, नाउ we can take the Gaussian surface to be a rectangular parallelepiped of cross section area A। ठीक है, तो फिर से वो 3 स्टेप फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। कौन से 3 स्टेप? दैट 3 मैजिकल स्टेप्स आर, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। ठीक है, सिमेट्रिकल होगा जो सरफेस है, उस तरह से हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वहाँ से पास होनी चाहिए और डिस्क्रीट चार्ज से पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज को जो हमने एक गॉसियन सरफेस बनाई, और इस केस में हमने क्या बनाया, एक पैरेलल पाइप बनाया। ठीक है, एक पैरेलल पाइप बनाया जिसका एरिया कितना है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, नाउ सिलेंडर सरफेस विल ऑल्सो बी डू। ठीक है, जैसे और बुक्स में आप देखोगे तो उसमें सिलेंडर सरफेस लेंगे सेट किया जाता है ये, तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, सिमेट्री को फॉलो होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे अभी कैसे सिमेट्री आएगी। ठीक है, नाउ अब देखो, एज सीन फ्रॉम द फिगर ओनली 2 faces 1 and 2 will contribute to the flux. Electric field lines are parallel to the other surface faces and they therefore do not contribute to the total flux। ठीक है, अब देखो इसमें जो 1 और 2 है, 1 और 2 में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पर है, देखो इधर, ये 1 और 2 देख रहे हो ना, नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 1 और 2 इन फेजेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ एरिया वेक्टर कहाँ होगा, देखो इन फेजेस में यहाँ होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर जो लूँगा इधर होगा, इसमें भी इधर होगा एरिया वेक्टर। तो इन दोनों के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स आपको पता है, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, इस केस में 0, यानी कि ये होगा। लेकिन देखना, यानी कि इन दोनों में फ्लक्स है। ओके, इन दोनों फेसेस में क्या, इस सरफेस में ये वाली सरफेस है ना जो, ठीक है, ये वाली सरफेस या नीचे वाली सरफेस या साइड वाली, कहने का मतलब इन दोनों सरफेस के अलावा 1 और 2 के अलावा किसी भी सरफेस में क्या होगा, देखो एक मैं बताता हूँ। इस सरफेस में एरिया वेक्टर का ऊपर की तरफ। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नॉर्मल होगी, है ना, मतलब ये रेडियल होगी, मतलब यहाँ से ये इस तरफ। ओके, हमने देखा अभी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर इधर। ठीक है, कितना एंगल है, 90 डिग्री। कितना होगा फ्लक्स, cos 90 0, cos 90 0, तो कितना फ्लक्स, 0 फ्लक्स। सिमिलरली यहाँ पर देखो, किसी भी में ले लो ना। अब इसमें ये सामने वाले में बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 3D में हो जाएगा, लेकिन हम इमेजिन कर सकते। पीछे वाले में देखो, पीछे वाले में भी एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तब भी 90 बन रहा है। ठीक है, नीचे वाले में एरिया वेक्टर नीचे है, इलेक्ट्रिक इधर 90 डिग्री, यानी कि बस 1 और 2 फेज में ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और सारे फ्लक्स में 0 फ्लक्स है। ओके,
आई थिंक ये बात समझ में आई होगी आपको। ओके नाउ टोटल फ्लक्स बस इन दोनों की वजह से होगा, फिर 1 और 2 की वजह से। जो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस 1 इज इन माइनस एक्स डायरेक्शन, while the unit vector normal to surface 2 is in plus x direction। जो पहला हमारा फेज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स डायरेक्शन में होगी, ये प्लस एक्स डायरेक्शन, और दूसरे फेज में प्लस एक्स डायरेक्शन में होगी, ऑब्वियस सी बात है ये। देयरफॉर फ्लक्स ई डेट डॉट डेल्टा एस, ठीक है, थ्रू बोथ द सर्फेस आर इक्वल एंड एड अप, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तो ये क्या हो जाएगी यहाँ से, फ्लक्स अगर निकालूंगा, फ्लक्स क्या होता है, ओके, तो फ्लक्स ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि फ्लक्स जितना एंटर कर रही सरफेस में उतना ही एग्जिट कर जा रही, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों में से फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रही है तो ऐड हो जाएगी फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स विल बी, है ना। अगर देखो जैसे मैं टोटल फ्लक्स इस तरह ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल फ्लक्स निकालो, ठीक है। फ्लक्स क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ओके, डी ए ले लेता है चले, स्मॉल एरिया, उसका इंटीग्रेशन, मतलब इस सरफेस का एक छोटा एरिया ले लिया और उसको, ठीक है, मतलब पूरे सरफेस में से इंटीग्रेट कर दूंगा ये, और इसको क्या लिख सकता हूँ देखो, फ्लक्स को, अब देखना हाँ यहाँ पर फ्लक्स को लिख सकता हूँ मैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डी एस, मतलब ये पूरे सरफेस के लिए, और इसको लिख सकता हूँ ई डी एस 1, ठीक है, प्लस ई डी एस 2, ठीक है, ऐसे ई डी एस 3, मतलब सब सरफेस के लिए, और सारे सरफेस के लिए तो क्या हो रहा था ये यहाँ पर वेक्टर ज़रूर लगाना, ठीक है, और सारे सरफेस के लिए तो 0 हो रहा है, ओके, ई डी एस 4, ई डी एस 5, और सरफेस के तो रहने दो क्योंकि और सरफेस तो 0 हो रहा है। बस इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखते हैं ना, देखो 5 क्या आ रहा है, ई डी एस, ओके, और ई डी एस यहाँ पर ऑब्वियसली इंटीग्रेशन वेक्टर साइन और कॉस 0 हो जाएगा यहाँ, चलो उससे भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो अभी वेक्टर लगा दिया मैंने ई डी एस, ओके, और ये कॉस 0 हो जाएगा इसमें, और दूसरी चीज़ क्योंकि दोनों क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने देखा यूनिट एरिया वेक्टर ए ले लो, चलो ऐसे डी ए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों के केस में, तो कॉस 0 आ जाएगा जब वेक्टर रिमूव करेंगे, कॉस 0 डॉट प्रोडक्ट मतलब, ठीक है, ई डी ए, चलो इसे भी लिख लेते हैं, ई डी ए कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 0, ठीक है, ई डी ए कॉस 0, और इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब आगे करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा, 5 ई डी ए, मतलब डी ए का इंटीग्रेशन प्लस ई डी ए, ठीक है, यही तो होगा। तो और डी ए मतलब इस यहाँ पर डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस सरफेस का एरिया, उसको हमने क्या माना, क्रॉस सेक्शन ए माना है, यानी कि 5 कितना आ जाएगा, ई ए प्लस ई ए, तो कितना आ गया 2a, तो फ्लक्स कितना है 2a। अब थोड़ा सा, लेकिन जब हमने उसमें देखा था, जब इसमें कोई चार्ज नहीं था इसके अंदर गॉसियन सरफेस में, तब कितना था 0 आ रहा था, बिकॉज उसमें जितना एंटर कर रहा था उतना ही एग्जिट कर रहा था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों ही साइड से एग्जिट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बाहर की तरफ है, इसलिए ऐड हो जा रहा है वो, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आएगी। तो दूसरा स्टेप भी हो गया, हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, ओके। इसके बाद द चार्ज इनक्लोज बाय द, फिर थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, गॉसेस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो कर देते हैं गॉसियन थ्योरम अप्लाई। द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस इज 5 सिग्मा है, कितना चार्ज इंक्लोज है सरफेस में, कितना चार्ज इंक्लोज है, ठीक है। तो देखो सपोज मैं बोलता हूँ, तो चार्ज हमें पता है सिग्मा चार्ज सरफेस डेंसिटी है। सपोज मैं बोलता हूँ कितना एरिया, देखो यही तो एरिया होगा, जो क्रॉस सेक्शन ये पैरेलल पाइप्ड है, तो जितना एरिया ये होगा उतना एरिया तो इसके अंदर आएगा गॉसियन सरफेस के अंदर, मतलब उतना सरफेस एरिया ही इसको पास कर रहा होगा। और बात समझ पा रहे हो मेरी, देखो ये एरिया है ना, ये भी ए ही होगा, है ना, पैरेलल पाइप्ड है क्योंकि, तो ए हो, इधर भी ए होगा, ठीक है। तो इसका एरिया, इसका इसमें कितना चार्ज होगा, तो क्या है, सिग्मा को ए से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 बोल रहा हूँ मैं, अगर सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, 10 से, एरिया से, सपोज 10 है एरिया, 2 × 10 420 आ गया, ऐसे, है ना, समझ में आ रही होगी बात। तो गॉसेस लॉ से क्या आ जाएगा, जो हमारा 5 आ जाएगा फ्लक्स, गॉसेस लॉ से 5 = चार्ज इनक्लोज मतलब सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये तो होता है चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेट कर दें इन दोनों को, बिल्कुल इक्वेट कर देंगे, जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स आया और गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इक्वेट कर दिया तो ए से ए कैंसिल कर दो, है ना, और ये क्या आ जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा कैपेसिटेंस में, ठीक है, ओके। नाउ तो वेक्टोरियली, वेक्टर में देखें तो ई वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर एन क्या, जिसकी डायरेक्शन कहाँ होगी
यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट, ठीक है। तो अवे फ्रॉम इट पॉजिटिव हम मान रहे हैं ना, सिग्मा को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो होगा तब ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। अभी यूनिट वेक्टर एन के अवे फ्रॉम द नॉर्मल है और अवे फ्रॉम द सरफेस है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। और इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेट इफ सिग्मा इज पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द प्लेट इफ सिग्मा इज नेगेटिव, अभी बताया मैंने। नोट दैट द अबव एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ हैज ब्रॉट आउट एन एडिशनल फैक्ट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऑल्सो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रहा था प्रीवियस केस में, है ना। इसमें कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है, मतलब हम कितने भी डिस्टेंस पे ले ले, है ना, एक्स पे डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी कांस्टेंट है। ऐसा कैसे हुआ, सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हुआ। तो समझो, थोड़ा सा समझते हैं उसको भी, थोड़ा सा समझने वाली बात है। सपोज ये पॉइंट लेता हूँ मैं, है ना, एक पॉइंट लिया मैंने, पास लिया इसके, दिख रहा होगा आपको, पी पॉइंट ले लिया ये। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी मैंने, ठीक है। तो और एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ, क्यू ले लिया, दूर ले लिया इससे। तो ये आना चाहिए दिमाग में कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है 1/r², ठीक है। ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस और फेरी करती है, दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होनी चाहिए, ऑब्वियस से बात है, चार्ज से दूर जा रहे हैं, जितना हमने अभी तक पीछे पढ़ा है पॉइंट चार्ज की वजह से पढ़ा, पीछे जो से मैं लाइन चार्ज की वजह से पढ़ा। लेकिन इसमें एक और बात आएगी, ठीक है। दूर तो डेफिनेटली दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होनी चाहिए थी, लेकिन दूसरा चीज़ ये है, देखो जब ये पॉइंट में पास ले रहा हूँ ना, तो फील्ड ऑफ व्यू कितने चार्ज की वजह से ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इतने चार्ज की वजह से, सपोज इतने एरिया की वजह से। जैसे देखो इस वाइट बोर्ड में समझो ना, सपोज आप देख रहे हो इसमें, अगर आप अपने वो पॉइंट ना आप इस स्क्रीन के पास है, अपने मोबाइल की स्क्रीन के पास, ठीक है। तो इतना एरिया आपका उस पॉइंट को, इतना ही चार्जेस क्या कर रहे हैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना ही फील्ड ऑफ व्यू उस चार्ज के लिए, अगर पॉइंट बिल्कुल पास होगा इसका, ठीक है। लेकिन आप इस पॉइंट को पीछे ले जाओ, अपनी तरफ ले जाओ थोड़ा दूर, तो इतना ज़्यादा एरिया आपके आ गया, फील्ड ऑफ व्यू में आ गया। इतने ज़्यादा ही चार्ज की वजह से क्या आ रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। तो अब इसकी वजह से तो क्या हो रहा है, तो जैसे डिस्टेंस दूर जा रहे हैं तो ज़्यादा चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो इससे तो इंक्रीज़ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन डिस्टेंस की वजह से डिक्रीज़ कर रहा है, तो उसको कंपनसेट कर देगा। मतलब डिस्टेंस बढ़ने से तो कम हो रहा था, लेकिन ये फैक्टर उसको क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है, मतलब कम नहीं होने दे रहा है ना। ये फैक्टर मतलब पॉजिटिव चार्ज नंबर बढ़ रहे हैं, उनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो इसलिए कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। ग्राफ बनाएंगे अगर इसका, तो क्या बनेगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ तो कॉन्स्टेंट ही है, मतलब नहीं इंक्रीज करेगा। और ये इनफाइनाइट है, और चार्ज क्या इनफाइनाइट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इनफाइनाइट नहीं होता तब अलग चीज़ थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब इनफाइनाइट नहीं होगा तो लॉन्ग डिस्टेंस में फिर डिक्रीज़ करने लगेगा कुछ डिस्टेंस के बाद, ओके। तब नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ एक डिस्टेंस तक तो ये सेम कांस्टेंट ही रहेगा। फॉर अ फाइनाइट प्लेन लार्ज प्लेनर शीट, इक्वेशन 1.3 अप्रॉक्सीमेटली टू इन द मिडल रीजन्स ऑफ द प्लेनर शीट अवे फ्रॉम द एंड्स, ठीक है। तो वही मैंने बोला ना, जो मिडल रीजन्स में क्या रहेगा, वो रहेगा। और इनफाइनाइट शीट नहीं होगी तो फिर एंड्स में वो क्या नहीं होगा, ये ट्रू नहीं करेगी इक्वेशन, जैसे कि हमने लाइन चार्ट में भी देखा था ना, है ना। वही बात आ जाएगी नॉर्मल वाली, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वो नॉर्मल नहीं रहेगी ना, जैसे इसमें हर पॉइंट में नॉर्मल है ना, ये इस तरह से, फिर वहाँ नॉर्मल नहीं रहेगी ये सरफेस से, ओके। हमने ये डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस उस वीडियो में भी। जैसे ये प्लेन अगर इनफाइनाइट नहीं है तो फिर ये पॉइंट ले रहा हूँ एंड वाला, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो इस चार्ज की वजह से तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इधर, ओके। इसको कैंसिल करने के, इसके नॉर्मल वेक्टर को इसके दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको इधर और इधर, सॉरी इधर और इधर। तो उसको करने के लिए दूसरा पॉइंट नहीं है यहाँ, इनफाइनाइट है तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, उससे इसका जो ये कंपोनेंट है नॉर्मल वाला वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला क्योंकि इसमें दूसरा पॉइंट है ही नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आएगी, नहीं आई तो प्रीवियस वीडियो को मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें ये पॉइंट, ठीक है, उसको देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। उसमें अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, ओके। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, और एक लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर एक लास्ट टॉपिक, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके। और फिर लाइक कर देना, अगर समझ में आया तो लाइक कर देना, ठीक है। लाइक करने से क्या होता है, देखो
तो वीडियोस फिर रिकमेंड होगी, है ना, यूट्यूब के एल्गोरिथम में आएगी और लोगों को दिखेगा, तो चैनल ग्रो करेगा, तो फिर भी मैं भी मोटिवेट रहूँगा और वीडियोस बनाऊँ। ओके, और फिर और सारे चैप्टर जल्दी कंप्लीट कर सकूँ। ओके, तो इसीलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आ सके आपको वीडियोस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।